हेलो डियर स्टूडेंट्स, बी हीरो ऑफ इंग्लिश क्लासेस निर्मली के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके पास इस वीडियो के जरिए बिहार बोर्ड कॉमर्स और साइंस का जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। जो प्रश्न की जिसको आप शॉर्टकट में कह सकते हैं 2 नंबरिया क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और 5 क्वेश्चन का जवाब देने के साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है। दैट मीन्स आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेगा, मतलब 10 मार्क का ये 10 अंक का ये वीडियो है। अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। गद्य खंड से लिया गया है, कहानी वाले भाग से। पहला क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स, गैंग्रीन एक रोग है। तो याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में भी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैंग्रीन क्या है, तो याद रखिएगा गैंग्रीन एक रोग है जिसमें खून के प्रवाह के कमी के कारण, जिसमें क्या होता है कि खून का जो प्रवाह होता है, खून जो शरीर में हमारा चल रहा होता है, उसके प्रवाह की कमी के कारण ऊतक मर जाते हैं, हमारे जो सेल है वो मर जाते हैं, कोशिका। इससे हाथ तथा पैरों में घाव हो जाता है। तो याद रखिएगा कि गैंग्रीन जो बीमारी है, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त का जो प्रवाह है ना, उसकी कमी की वजह से ऊतक तो मरता ही है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हाथों और पैरों में बहुत बड़ा घाव हो सकता है, गहरा घाव हो जाता है और वह तेजी से फैलता है। और क्या होता है कि वह घाव जो है आपको तेजी से फैलता है, किस बीमारी की वजह से? तो गैंग्रीन नाम के बीमारी की वजह से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है ना? चलिए 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अभी आप लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2-2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि विष्णी जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? विष्णी जो है अपने बेटे, जो उसका जो बेटा का नाम जो मानक है, उसे वो लड़ाई में क्यों भेजती है? क्या वजह था? तो देखिए, काफी शॉर्ट क्वेश्चन है। विष्णी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसा कमाने के लिए भेजती है। तो याद रखिएगा, विष्णी जो है अपने बेटे को जो लड़ाई में भेजती है, उसका वजह क्या होता है? ताकि उस लड़ाई की वजह से उसके बेटे को कुछ पैसा मिल सके, ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सकें। और उसकी बहन जो मुन्नी है, उसकी शादी के लिए क्या होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और लड़ाई में जाने के बाद वो जो भी पैसा कमा सके, उससे क्या होगा कि उसकी सिस्टर मुन्नी का जो शादी होने वाला है, उसके लिए वह कपड़े खरीद सकें। इसीलिए विष्णी अपने बेटे मानक को पैसे कमाने के लिए भेजती है। कहाँ? तो लड़ाई करने के लिए। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि वजीरा सिंह कौन है? वजीरा सिंह कौन है? तो देखिए, वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी जो आपका है, उसने कहा था जो कहानी है, उसी शीर्षक कहानी का एक पात्र है, एक कैरेक्टर है। इनको एक रोल मिला है उसमें। किनको? वजीरा सिंह को, जो पलटन का विदूषक होता है। विदूषक तो जानते ही हो, विदूषक हम वैसे व्यक्ति को बोलेंगे जो दूसरे में खामी खोजकर, दूसरों में गलती खोजकर, दोष खोजकर उस पर कमेंट करे, उसका हंसी मजाक उड़ाएं, उसे ही हम लोग विदूषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदूषक। तो याद रखिएगा, वजीरा सिंह कौन है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का एक पात्र है, जो पलटन का क्या होता है? तो विदूषक होता है। उम्मीद है इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? उन्होंने विद्यार्थियों से क्या उम्मीद किया है? भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह, उन्होंने विद्यार्थियों से क्या उम्मीद किया है? उनकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या उनकी इच्छाएं हैं विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थी ये करे तो देश के लिए अच्छा होगा, विद्यार्थी वो करे तो देश के लिए अच्छा होगा? तो देखिए, भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वह तन मन धन से देश की सेवा करें। क्लियर है पूरा तरह से? भगत सिंह जो है स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से, पढ़ने वालों से
ये उम्मीद करते हैं कि वह पढ़ लिख कर अपने देश का सेवा करें, अपने देश में एक अच्छा पद पर पहुंचकर देशभक्ति करें, देश सेवा करें। वो चाहते हैं कि उनकी चाहत है, वो सोचते हैं, उनका जो चाहत है ना, वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दें। कह रहे हैं कि देश जो गुलाम था, तो भगत सिंह कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्या करें कि पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश की फ्रीडम के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए क्या करें, तो अपना प्राण न्योछावर कर दें, अपना प्राण जान सब देश की सेवा में लगा दें। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ें, लेकिन साथ ही उन्हें पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हो। पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति। कह रहे हैं स्टूडेंट अपना सिलेबस तो पढ़ें ही पढ़ें, और साथ ही उन्हें क्या हो, तो उन्हें राजनीति का भी ज्ञान हो, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में भी अनुभव होना चाहिए। यही सारी बातें हैं जो भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं। तो कैसा अपेक्षा करते हैं? वो चाहते हैं कि स्टूडेंट तन मन धन से देश की सेवा करें, पढ़ाई लिखाई करें, और देश की आज़ादी के लिए क्या करें, वो तो अपने जान प्राण को न्योछावर करें, और अपने सिलेबस के साथ साथ, अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या करें स्टूडेंट सब, तो पॉलिटिक्स का भी ज्ञान उसमें हो, राजनीति के बारे में भी वो पढ़े लिखें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो देखिए, बात करने का जो हुनर होता है ना, बात करने के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत चैप्टर से लिया गया है। यह जो क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, वह कहाँ से लिया गया है? बातचीत चैप्टर से लिया गया है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो याद रखिएगा, बात करने के हुनर को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। कितना आदमी क्या होता है ना कि बात कैसे किया जाए, इस बात को कैसे रखा जाए, उस बात पर क्या बात किया जाए, उसको पता नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में बात करने का कला हो, आर्ट हो, उसको बोलेंगे हम कि उस आदमी में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। स्पीच मन भाषण और लेख जानते हो ना, इससे इस बात तक पहुंचने में असमर्थ है। कह रहा है कि अगर हम भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, या फिर हम लेख के जरिए कुछ बता रहे हैं, तो वह बात क्या है, वह इस बात तक पहुंचने में असमर्थ है। मतलब क्या कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की अपेक्षा ये सब क्या चीजें हैं, वहां तक पहुंचा नहीं सकता है बात को। इसकी पूर्ण शोभा काव्यकाल प्रवीण मंडली में है। और कह रहा है कि इसकी जो पूर्ण शोभा जो काव्य कला है, क्या है वो? प्रवीण मंडली में है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोपीय लोगों में प्रसिद्ध है। और कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस में प्रसिद्ध है, और 4 विकल्प दिया रहेगा आपको, तो आप भरिएगा आंसर में यूरोपीय लोगों में। किस लोगों में? यूरोपीय लोगों में कहा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा होता है, फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है, पॉपुलर होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए वीडियो को अगर भगा के आप नाम के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो मत देखो ही मत। वीडियो देखने का मतलब होता है कि उससे आपको ज्ञान मिल सके, उससे आप कुछ बेनिफिट ले सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आपको वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप इधर उधर से प्राप्त कर ही लोगे, चोरी करके हो या जैसे भी हो, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री गड़बड़ाता है तो हिंदी की मदद से या इंग्लिश की मदद से आप उसमें 90 या 80 क्रॉस करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपका कम मार्क आया है उससे आप सुधार सकते हैं। अभी भी मौका है आपके पास। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखिए। नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखिए स्टूडेंट्स, नारी का जो पराधीनता जो है वो कब से शुरू हुई? तो देखिए, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, जब खेती बाड़ी शुरू हुआ, तब नारी का क्या हो गया? पराधीनता भी शुरू हो गई क्या? और इसके आविष्कार से नारी घर में सिमट कर रह गई। जब से कृषि का आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ, खेती बाड़ी सब होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि उसी वक्त से
नारी जो है ना उसकी पराधीनता भी शुरू हो गई, और इसके आविष्कार से क्या हो गया कि नारी एक घर तक सिमट के रह गई कि खेती बाड़ी करो और घर में रहो बस, और कुछ भी नहीं। उसका जीवन सीमित हो गया और वह पुरुषों के अधीन हो गई। अधीन का मतलब गुलाम, अधीन का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा आपको कि नारी की परिधान क्या है, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। तो याद रखिएगा कब, तो जब कृषि का विकास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो देखिए आंसर में, वह रास्ता जिस पर चलकर गृहस्थ जीवन को अपनाया जाता है, कह रहा है कि वैसा रास्ता जिस पर चलकर गृहस्थ जीवन को अपनाया जाता है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। क्लियर है? जबकि जिस रास्ते में नारी को छोड़कर संन्यास चुना जाता है उसे क्या बोलते हैं? निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भारी नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब हो गया कि आप शादीशुदा हैं, क्या आप अपनी वाइफ्स के साथ रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हो गया प्रवृत्ति मार्ग। और अगर आप घर परिवार को छोड़कर, नारी को छोड़कर, शादी उदी नहीं करके अगर संन्यास ले लेते हैं, संन्यास के साथ अपना जीवन यापन करते हैं संन्यास के साथ, तो उसे निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। क्लियर है? कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दोगे समझ जाओगे आप। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? धांगड़ एक ओराम भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भारे का मजदूर होता है। भारे का मजदूर जान गए ना, जो भर दिन काम किया और शाम में अपना जो भी रेगुलर उसका वेज है, मजदूरी है नियमित, वो लेगा और आप चला जाएगा, उसी को बोलते हैं भारे का मजदूर। और धांगड़ एक ओराम भाषा का शब्द है। ओराम एक भाषा है जिसका शब्द है और जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। धांगड़ एक आदिवासी जनजाति भी है। क्या है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि धांगड़ क्या है, तो याद रखिएगा धांगड़ एक आदिवासी जनजाति है, ठीक ना, जिसे अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए छोटा नागपुर के पठार से लाया था। तो याद रखिएगा कि धांगड़ जो है वो क्या है? एक भाड़े का मजदूर होता है। जो धांगड़ एक आदिवासी जनजाति भी है और जिसे अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए, क्या करने के लिए? नील की खेती करने के लिए छोटा नागपुर से पठार नाम के, छोटा नागपुर में जो पठार का नाम का जो जगह है वहां से लाया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डायरी क्या है? तो डायरी साहित्य की एक विधा है जिसमें प्रतिदिन घटनाओं या किए गए कार्यों का विवरण होता है। हम लोग डायरी खरीदते हैं कि मान लीजिए किसी को कुछ पैसा दे दिया, उस पर मेंशन कर लिए, कुछ लाने के लिए जा रहे हैं उस पर मेंशन कर लिए, कुछ वर्ड सब मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो डायरी साहित्य की एक विधा है, लिटरेचर का एक हिस्सा है जिसमें प्रतिदिन की घटनाओं में किए गए कार्यों को लिखा जाता है। डायरी में लेखक अपनी आलोचनाओं, डायरी में लेखक को अपनी आलोचना भी करनी पड़ सकती है, ठीक ना। डायरी लेखन कुछ लेखकों के जीवन जीने जैसा होता है। कह रहा है कि डायरी लेखन जो है कुछ लेखकों को जीवन जीने जैसा होता है। तो डायरी आप जान ही रहे हैं, डायरी एक सामान्य चीज़ है जिसमें कि आप दिन भर प्रतिदिन आप क्या करते हैं उस बात को लिखते हैं, हिसाबबारी भी करते हैं डायरी में। क्लियर ना? 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत का तरीका क्या है? बातचीत का तरीका क्या है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखिए अच्छा से, बातचीत का तरीका क्या है? कह रहा है बातचीत का यह तरीका है कि खुद की बातों को करने के साथ साथ दूसरों की बातों को भी सुने। क्लियर ना? कह रहा है कि बातचीत कैसे किया जाए। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि बातचीत करने का सही तरीका यही है कि हम खुद बोलें लेकिन दूसरे के बातों को भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि चटपट के हम ही बोलते जा रहे हैं और दूसरे की बातों को इग्नोर कर दें, दूसरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे और फट करके हम खुद ही बोल रहे हैं, तो ये बातचीत करने का सही तरीका नहीं है। तथा और
अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो वहां अचानक न पहुंच जाएं। और यह भी तरीका है कि सपोज कीजिए दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, किसी मुद्दा पर बात कर रहे हैं, किसी सवाल पर बात कर रहे हैं, कुछ भी, तो वहां पर अचानक आपको नहीं पहुंचना चाहिए। यही बातचीत करने का सही तरीका है। क्लियर ना? तो इसका सारांश हुआ कि बातचीत करने का सही तरीका क्या है। तो बातचीत करने का सही तरीका यही है कि बातचीत करने के दौरान हम बोले भी और दूसरे की बातों को सुने भी, सिर्फ अपनी बातों पर जोर ना दें। और जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो उस बीच में हम नहीं टपकें। यही बातचीत करने का सही तरीका है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा से क्या तात्पर्य है? मतलब शिक्षा का क्या मतलब है, क्या है शिक्षा? तो देखिए, शिक्षा का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने। क्लियर ना? देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ है कि मनुष्य क्या बने? स्वतंत्र भी बने और आत्मनिर्भर बने, किसी पर निर्भर नहीं हो, खुद से ही जो करे अपना काम करें। शिक्षा हमें विस्तृत और व्यापक बनाती है। व्यापक मीन्स बड़ा, व्यापक मीन्स बड़ा, और विस्तृत मीन्स क्या? बहुत ही एडवांस लेवल में। अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें विस्तृत और व्यापक बनाती है। यह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से मुक्त करती है। संकीर्णताओं का मतलब क्या? नैरो, कि हम लोग संकीर्ण हैं, छोटे सोच रखे हुए हैं, हमारा सोच जो है बहुत छोटा है, नैरो है, नैरो मैंडेड वाले व्यक्ति की तरह सोच है, तो उसी को बोलते हैं संकीर्ण। और हमें शिक्षा क्या करता है कि संकीर्णताओं से दूर करती है। मतलब क्या? हमारा जो सोच जो छोटा है उस सोच को बड़ा करती है शिक्षा, और हमें आत्मनिर्भर बनाती है, हमें स्वतंत्र बनाती है, और हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है। यही शिक्षा का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो देखिए, गांधी जी शिक्षा संबंधित आदर्श ये हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, कि बच्चा जो है उसका हर एक ढंग से प्रोग्रेस होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास से। दैट मीन्स बच्चों में विकास का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख के हम बहुत बड़े आदमी बन गए, आईएएस बन गए, डीएसपी एसपी बन गए, और हम में संस्कार नहीं हो, हमारा चरित्र सही नहीं है, हमें नैतिकता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, हमें अनुशासन नहीं है, हमें भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, हमें मानसिक और शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक और चारित्रिक, इस सारों चीज़ों में हम अगर आगे हैं तो दैट मीन्स वही शिक्षा का जो है ना मेन चीज होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार वे चाहते हैं कि बच्चे बचपन से ही सच्चरित्र, मेहनतकश, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बने। गांधी जी के अनुसार करें कि शिक्षा वैसा होना चाहिए जो बच्चे बचपन से ही क्या हो? सच्चरित्र बने, सच बोले, उसका चरित्र अच्छा हो, मेहनतकश, हार्ड वर्किंग करे, कठिन परिश्रम करे, ईमानदार हो और कर्तव्यनिष्ठ हो, और अपना जो उसका अधिकार है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसके प्रति वो क्या रहे? वह कर्तव्यनिष्ठ रहे, अपने कर्तव्य को करे। यही शिक्षा का मेन उद्देश्य और आदर्श है गांधी जी के अनुसार। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं रह सकती है। क्यों? मेधा मतलब ज्ञान, बुद्धि, भय मीन्स डर। कह रहा है उत्तर हो जाएगा इसका। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं रह सकती है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं रह सकती है। भय के कारण स्वतंत्रता बाधक बनी रहती है। भय मीन्स डर। डर के कारण क्या होता है? हमारा जो स्वतंत्रता जो हमारा है, हम जो स्वतंत्र बन के जो रहते हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं। हम लोग स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं डर के कारण, भय के कारण। हम जीवन के विभिन्न परिस्थितियों एवं परंपराओं से भयभीत रहते हैं। जो भी स्थिति है, परिस्थिति है हमारे जीवन में, हम लोग क्या होते हैं? उससे डरे हुए रहते हैं। किसकी वजह से? डर की वजह से। इसी कारण हम किसी कार्य को स्वतंत्र होकर नहीं करते और हमें उस ढंग से सफलता नहीं मिलती जिस ढंग से हम सफलता प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। सफलता प्राप्त करने की चाह में किसी काम में कार्यरत रहते हैं। हमारी जो निरंतरता होती है काम में, वो भी पूरा नहीं हो पाता है सिर्फ और सिर्फ भय की वजह से। तो याद रखिए, जहाँ भय है
वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। मेधा मीन्स बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज। क्लियर ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी मिति हड़वा विद्यालय में शिक्षक थे। तो याद रखिएगा, मिति हड़वा कौन विद्यालय, मिति हड़वा विद्यालय में शिक्षक थे। सन 1917 में गांधी जी ने पुंडलिक जी को बेलगांव में बुलाया था। तो याद रखिएगा, पॉइंट पॉइंट समझिए अच्छा से कि 1917 में गांधी जी ने पुंडलिक जी को कहाँ बुलाया था, तो बेलगांव में बुलाया था। उन्हें यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए कार्य सौंपा था और उनको जिम्मेदारी दिया गया था गांधी जी के द्वारा कि यहाँ जो भी कार्य व्यवस्था है आप उसे अच्छे ढंग से चलाएं, देखें। अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगी और भारत में क्या था, अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज को यह बात पसंद नहीं आया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जिला निर्वासित कर दिया और अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उसे जिला से निर्वासित ही कर दिया। इसके बावजूद यदा कदा वहाँ व्यवस्था देखने के लिए आ गया। कौन आ गया, तो यदा कदा जो है ना, वह व्यवस्था को देखने के लिए आ गया तथा लगनशील व्यक्ति के परिचालक थे। कौन, पुंडलिक जी जो हैं काफ़ी लगनशील व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कहा था जो कहानी है उसका केंद्रीय भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, यह कहानी युद्ध के रेगिस्तान में प्रेम की मृग मरीचिका के समान है। कह रहा है यह कहानी है ना, रेगिस्तान में मान लीजिए युद्ध में जो है ना, प्रेम की मृग मरीचिका के समान है। इस कहानी में युद्ध की भयावहता और प्रेम में निश्चलता को दिखाया जा सकता है। इस कहानी में युद्ध की भयावहता और प्रेम में जो निश्चलता होता है उसको दिखाया जा सकता है। बचपन का प्रेम कितना पवित्र और अस्थायी बन जाता है, यह भी इस कहानी में दिखाया गया है। कह रहा है कि बचपन में अगर आप किसी आदमी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम आपके लिए कितना परमानेंट हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, उसको भी दिखाया जा रहा है। विवाहित सूबेदारिन लहना सिंह को उसकी प्रेम कहानी याद दिलाकर प्यार का उपहार मांगता है। क्या करता है, उसमें जो विवाहित जो सूबेदारनी लहना है ना, वो लहना सिंह को क्या करती है कि अपने प्रेम का बात सब सिखा के सुना करके क्या करती है, तो प्यार का उपहार मांगती है। और यही सात्विक प्रेम की प्रगाढ़ता है। और कह रहा है कि यही जो सही प्रेम है जो है ना, उसकी यही पहचान है, प्रगाढ़ता है। यह प्रेम ही इस कहानी का केंद्रीय भाव है। और प्यार का जो यह परिभाषा है कि बचपन का जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परमानेंट हो सकता है अगर आपका प्यार सच्चा हो, और सच्चा प्यार की यही निशानी है और यही इस चैप्टर का केंद्रीय भाव है। क्लियर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब बोलने का जो हमें शक्ति दिया है भगवान ने, काफ़ी विविया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप अच्छा से देखिए। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति न होने पर पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। खड़ा है, बात भी सही है कि अगर हम अपनी भावनाओं को आपके पास पहुंचा रहे हैं जैसे अभी वीडियो के जरिए ही, तो किस वजह से, क्योंकि हमें बोलने की कला है, हम बोल सकते हैं, हमें वाक शक्ति है। और बालकृष्ण भट्ट साहब कहते हैं कि अगर मनुष्य में बोलने का कला ना होता, वाक शक्ति ना होता, तो यह पूरा दुनिया गूंगा हो जाता, डम हो जाता। सब लोग चुपचाप बैठे रहते और कोई भी अपना सुख दुख किसी से साझा नहीं कर पाता। और जो भी मनुष्य हैं सिर्फ वाक शक्ति होने की वजह से ही अपना जो भी समस्या है दूसरे के सामने प्रकट कर पाता है। और अगर हमारे पास वाक शक्ति ही ना होती तो कोई भी आदमी अपनी भावनाओं को, अपने मन में उभरते हुए विचारों को दूसरे आदमी के पास प्रकट नहीं कर सकता था और नहीं कर सकता है भी। क्लियर है। इसीलिए वाक शक्ति होना क्या है, जरूरी है।
आगे देखिए, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें या फिर बोल दें कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। देखिए, लहना सिंह उसने कहा था शीर्षक का मुख्य पात्र और नायक है, जो एक सच्चा प्रेमी है। एक एक बात पर ध्यान दीजिए प्लीज, आपको रटना नहीं है, बस वीडियो को अच्छा से देखना है, समझना है। मैं बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, भरसक प्रयास है मेरा कि आप एक बार बस वीडियो देख लें, फिर आपको याद हो जाए। तो देखिए कह रहा है कि लहना सिंह जो है, ध्यान रखिए, ये जो चैप्टर है आपका, उसने कहा था, कौन चैप्टर? उसने कहा था, है ना चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है कि इसका मुख्य पात्र या हीरो बोलिए या नायक बोलिए कौन है? तो लहना सिंह, जो कि एक सच्चा प्रेमी है। क्या है? जो कि एक सच्चा प्रेमी है। लहना सिंह बहादुर और निडर व्यक्तित्व वाला सैनिक है। और लहना सिंह के बारे में एक विशेषता क्या है कि वह ब्रेव है, वह निडर है, बहादुर है, वह डरपोक नहीं है, वो बहुत ही निडर और बहादुर सैनिक है। वो लहना सिंह बहुत ही चतुर है और उसने अपनी चतुराई से नकली लप्टन साहब का पता लगाया है। क्या याद रखिएगा कि लहना सिंह काफ़ी चतुर है, चालाक है, दिमाग वाला आदमी है, और अपनी चतुराई से, अपने ज्ञान से, अपने गुण से उन्होंने क्या किया कि नकली जो लप्टन साहब था उसका पता लगाया। वह बहुत दयावान भी है। ओ मतलब उसमें सिंपैथी भी है, सहानुभूति भी है, वो दूसरे के दुख दर्द को भी समझते हैं। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना कंबल और जर्सी बिवाड़ बोधा सिंह को दे दिया, और ये जानते हुए कि उसे भी ठंडा लगेगा, उसे भी समस्याएं हो सकती है, फिर भी वो इस बात का बिना परवाह किए हुए उसका जो कंबल और जर्सी था उन्होंने बीमार बोधा सिंह को दे दिया। लहना सिंह सूबेदारनी के वचन को निभाने के लिए प्राण का बलिदान दे दिया। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपको इस प्रकार से कि लहना सिंह ने किसके लिए अपना प्राण बलिदान दे दिया। तो याद रखिएगा सूबेदारनी, क्या याद रखोगे आप? सूबेदारनी के लिए ना, उनके वचन को निभाने के लिए, उनके स्टेटमेंट को कायम रखने के लिए, उनके प्रोमिस को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना जान दे दिया। क्लियर है? आगे देखिए, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी नारायण ने अपने भाषण में किया है? जयप्रकाश नारायण जो हैं उन्होंने नेहरू और बापू के किस बात का उल्लेख किया है अपने भाषण में जब वो स्पीच दे रहे थे? देखिए, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बापू को मैंने कभी कभी यह भी कह दिया था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जयप्रकाश नारायण ने भाषण में कहा था कि उन्होंने महात्मा गांधी से कहा था कि मैं कभी कभी आपको बातों को नहीं मानूंगा, लेकिन बापू की महानता थी कि उन्होंने मेरी बात का कभी बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे अपने पास बुलाकर मुझे प्रेम से सिखाया। क्या क्लियर है ना? कह रहे हैं कि नेहरू और गांधी जी से जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था अपने भाषण के दौरान? अपने भाषण में उनके बारे में क्या कहा था कि हे गांधी जी, मैं आपकी सारी बातों को नहीं मान सकता हूँ, लेकिन गांधी जी की महानता देखिए, उन्होंने जयप्रकाश नारायण की इस बात पर उन्होंने कोई ऐसा बात उनको बुरा नहीं लगा था, उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे पास बुलाकर प्रेम से समझाया। नेहरू जी मुझे बहुत प्यार करते थे, मैंने उनकी आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना, यह उनका बड़प्पन था। आलोचना का मतलब होता है बुराई करना, कि मैंने उसके बारे में ये बोला, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं था, लेकिन इस बातों का नेहरू जी ने कभी भी बुरा नहीं माना, और वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। और यह जो प्यार, इसके बावजूद भी जो प्यार करने का जो उनमें कला था, कहीं न कहीं ये उनका बड़प्पन था, क्योंकि महान आदमी में ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों नहीं भाग लेना चाहिए? भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थी देश के भविष्य, और अगर वो राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश भली भांति संभल नहीं पाएंगे।
जिससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। कह रहे हैं कि भगत सिंह के अनुसार अगर विद्यार्थी देश के भविष्य और राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में पढ़ा लिखा आदमी देश में नेता नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने ढंग से, और देश का जो सर्वांगीण जो विकास होगा, एक डेवलपमेंट होगा, एक प्रोग्रेस करेगा देश, वह रुक जाएगा। इसीलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि उस विद्यार्थियों के ज्ञान की वजह से देश को फायदा मिल सके और अपना देश भी आगे बढ़ सके। इसीलिए भगत सिंह चाहते थे कि देश जो है, देश के स्टूडेंट्स सिलेबस के अलावा राजनीति में भी रुचि रखें, आजकल की तरह नहीं कि देश को ही बेचकर खाएं। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? कह रहा है बिहार में 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का शासन था, जिसके संस्थापक थे राजा न्यायदेव, नान्यदेव है, न्यायदेव नहीं है, नान्यदेव। चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर के बेटे विक्रमादित्य ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कहाँ? बिहार में। इस प्रकार सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि मिल गई, जिससे कि इतिहास की कमियाई प्रक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि 300 वर्ष जो है ना, पहले 300 वर्षों तक जो है कर्नाट का वंश था, शासन था, जिसके संस्थापक थे राजा नान्यदेव। चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर के बेटे विक्रमादित्य ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस प्रकार सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति की इस प्रदेश की निधि मिल गई। इसे ही इतिहास का कीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है? मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्योंकि दोनों विरोधी सेना के हैं और एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। देखिए, मानक और सिपाही जो है ना, एक दूसरे को क्यों मारना चाह रहे हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग विरोधी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं क्या कि उसको मार दें। एक दूसरे को अपना दुश्मन भी समझते हैं। वो मानते हैं कि यदि मैं दूसरे को छोड़ दूंगा तो वह मुझे मार देगा। बात भी सही है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए भी मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। आगे देखिए, मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? मानक युद्ध की त्रासदी को झेलते झेलते मानवता को भूल चुका है। इतना ज़्यादा युद्ध करना पड़ रहा है मानव को कि मानक जो है ना, मानवता को भूल चुका है। वह विरोधी सेना के सिपाही को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, और इस वजह से, मानवता को भूलने की वजह से क्या हो रहा है कि वह उसके जो खिलाफ जो भी सैनिक लड़ रहे हैं वह उसे चीर फाड़ के रख देना चाह रहा है। इन्हीं कारणों से वो अपने को वहशी और जानवरों से भी बढ़कर मानता है। प्रगीत क्या है? प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत या अकेले में बैठकर गाया हुआ गीत होता है। प्रगीत, अगर मान लीजिए हम अकेले में कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, वहाँ कोई और भी व्यक्ति नहीं है, तो वही प्रगीत है। प्रगीत का अर्थ एक एकांत संगीत होता है, अकेले बैठकर गाया हुआ गीत होता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित है कि प्रगीत के रूप में सिर्फ वही कविता हो सकती है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक हो। क्लियर है? कह रहा है प्रगीत जो है, प्रगीत का मतलब वो हुआ कि जैसे कोई सामने में गीत है, फिर गीत गा रहे हो, और फिर सामने में कोई है नहीं, फिर गीत गा रहे हो। तो जब सामने में कोई हो ही नहीं और फिर जो गीत गाने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रगीत बोलते हैं। आगे देखिए, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? डायरी को लिखना मुश्किल है क्योंकि इसमें सारी बातों को पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। डायरी में जो भी हम मेंशन करते हैं, लिखते हैं, कड़ा इसमें इसलिए परेशानी है क्योंकि उसमें सारी बातों को सच्चाई पूर्वक से लिखना पड़ेगा। इसमें सभी घटनाओं का सही लिखना होता है, उसमें गलत नहीं लिख सकते हो आप। डायरी लेखक के दहकते हुए जंगल के समान है, और डायरी जो है, इनमें आप सारी बात सही लिखोगे तो हो सकता है कि आपको परेशानी में पड़ना पड़ जाए, आपको इसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़े,
इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि डायरी का लिखा जाना इतना मुश्किल क्यों है। अगला क्वेश्चन है आपका, तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो तिरिच एक बहुत क्या है, जहरीला जीव है जो मृत्यु का प्रतीक है। कह रहा है कि इतना जहरीला जीव है कि आपको मृत्यु तक पहुंचा सकता है, मृत्यु के घाट तक पहुंचा सकता है। इसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। और जब यह तिरिच जो जहरीला जो जीव है अगर यह काटेगा आपको, तो फिर आप जल्दी ही भगवान से मिल सकेंगे, जीना मुश्किल हो सकता है आपका। तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए। और यह भी अजीब है कि तिरिच जो जीव है वह तभी काटने के लिए आपकी ओर दौड़ेगा जब उससे आपका आई टू आई कांटेक्ट होगा, मीन्स आई के सामने में वो आ जाए, उसके बाद ही आपका उससे समस्या और प्रॉब्लम होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यह 25 काफ़ी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय क्वेश्चन था जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर, कमेंट भी करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।